हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे आरएस मेंस का एक टॉपिक है, जिसमें हमारे लॉ सेक्शन में सूचना का अधिकार एक टॉपिक है। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखें सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है हमारे 12 अक्टूबर 2005 को, कब 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। मतलब जब इसको लागू किया गया था 2005 में, तब इसको क्या है, जम्मू कश्मीर के सिवा पूरे देश में एक साथ लागू किया गया था। लेकिन 2019 में क्या, 2019 के बाद में यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी अब क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लागू हो गया है, और इसको जम्मू कश्मीर में सारे कानून उसी तरह से लागू होते हैं जैसे पूरे देश में लागू होते हैं। बात करें 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह क्या एक विधिक अधिकार है। यह क्या एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह क्या एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। बात करें अधिनियम की, तो इस अधिनियम में 6 तो अध्याय हैं और 31 धाराएं और 2 अनुसूचियाँ हैं। जो हमारे अधिनियम है, कानून है, इसके अंदर क्या है, हमारे 6 तो अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियाँ हैं। इस अधिनियम के माध्यम से क्या नागरिकों को सरकार के द्वारा किए गए जितने भी क्रियाकलाप है उनकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप समझ गए इसके अंदर क्या है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकार के द्वारा किए जा रहे जितने भी क्रियाकलाप है उनकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। बात करें इसकी, तो इसके माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है। जो हमारा अधिनियम है, तो इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार दिया जाता है कि वह किसी भी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, क्या किसी भी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट, ईमेल, सर्कुलर, इनकी मांग भौतिक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। तो वह मांग सकता है, भौतिक रूप से मांग सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मांग सकता है। किन किन चीज़ों की? कोई भी दस्तावेज है, सरकारी रिकॉर्ड है, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट, ईमेल, सर्कुलर, इनकी मांग कर सकता है। यह अधिनियम क्या है, नागरिकों को, यह अधिनियम क्या करता है, नागरिकों को सरकारी कार्यों को जांचने, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है। कि वह जो हमारे नागरिक है वो क्या कर सकते हैं, सरकारी कार्यों की जांच कर सकते हैं, साथ ही साथ उन पर कार्रवाई करने का अधिकार भी देता है। अब शॉर्ट में देख लेते हैं इस अधिनियम में किस किस धारा में कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो प्रमुख धाराओं की बात करें, सबसे पहले आता है धारा नंबर 2। इसमें इस कानून से संबंधित क्या परिभाषाएं दी गई है। जैसे हमारी सूचना किसे कहते हैं, लोक प्राधिकारी किसे कहते हैं, इस प्रकार बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में हमारी धारा 2 में बताया गया है। फिर आता धारा 4। धारा 4 में बताया गया जो लोक प्राधिकारी है, जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनकी क्या क्या बाध्यताएं हैं, तो वो हमारे धारा 4 में बताया गया। फिर धारा 6 में बताया गया है कि सूचना अभी प्राप्त करने के लिए अनुरोध, कि आप यदि कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो किसी भी सरकारी संगठन से, उसके लिए आप किस तरह से अनुरोध करेंगे, उसके बारे में आपको धारा 6 में बताया गया है। धारा 7 में अनुरोध का निपटारा, कि जो अनुरोध या रिक्वेस्ट की गई है, एप्लीकेशन आई है, तो लोक प्राधिकारी क्या करेगा, उसका निपटारा किस तरह करेगा। धारा 8 में बताया गया है सूचना के प्रकट किए गए जाने से छूट, मतलब किन किन मामलों में सूचना मांगे जाने पर भी सूचना नहीं दी जाएगी, तो वो मामले हमारे धारा नंबर 8 में है। धारा नंबर 9 की बात करें तो कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति, तो धारा नंबर 9 में भी इसी प्रकार के मामले दिए गए हैं, जिनमें क्या है कि पूछा जाता है लेकिन बताना जरूरी नहीं है। क्या जिन मामलों में यदि आपसे सूचना मांगी जाए तो उनको बताना जरूरी नहीं है, तो कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति, धारा नंबर 9। धारा नंबर 12 की बात करें तो धारा नंबर 12 कहती है हमारे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, और धारा नंबर 15 राज्य सूचना आयोग का गठन। ये चैप्टर्स बटे हुए हैं, तो तीसरे चैप्टर में आता हमारे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, और चैप्टर नंबर 4 में क्या आता है, ये चैप्टर्स है, 4 में आता है राज्य सूचना आयोग का गठन। तो चैप्टर नंबर 3 की धारा नंबर 13 क्या कहता है, केंद्रीय सूचना आयोग की पदावधि कितनी होगी, सेवा शर्तें क्या होगी। और धारा नंबर 16 क्या कहती है, हमारी राज्य सूचना आयोग की पदावधि और सेवा शर्तें क्या होगी। ये सब हमने पॉलिटी में पढ़ लिया है। धारा नंबर 14 की बात करें तो सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त किस तरह से हटाया जाएगा, ये 2009 में 19 के अंदर इसमें परिवर्तन किया गया था।
और धारा 17 की बात करें तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त है, इनको पद से किस तरह से हटाया जाएगा उसके बारे में धारा 17 के में बताया गया है। फिर धारा 18 में बताया गया हमारे जो सूचना आयोग है, सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्यों के बारे में धारा 18 के अंदर बताया गया है। किसके बारे में? सूचना आयोग है तो सूचना आयोगों की शक्तियों साथ ही साथ उनके कृत्य के बारे में बताया गया धारा 18 में। धारा 19 में अपील किस तरह की जाएगी, धारा 20 में पेनल्टीज या शास्तियाँ किस तरह से लगेगी ये बताया गया, और धारा 21 से 31 में क्या मिसलिनियस के बारे में बताया गया, जो चीज़ें छूट गई है तो उसके बारे में बताया गया। अब आती है हमारे धारा नंबर 2, जिसमें हमारे क्या बताई गई, परिभाषाएं बताई गई है कि किसके अंदर कौन कौन सी बातें कही गई है। तो धारा नंबर 2 की बात करें परिभाषाएं। सबसे पहले आता है सूचना की परिभाषा। क्यों? क्योंकि इसमें सूचना का अधिकार है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए सूचना क्या होता है, सूचना की परिभाषा क्या है। तो सूचना किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है। कि सूचना क्या है? किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्स तो जानते होंगे, जैसे हमारे ड्राइवर्स होते हैं, कितनी दूरी तक गाड़ी चली है, कितने किलोमीटर चली है, कहाँ से कहाँ तक चली है, इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो पुस्तिका होती है वो लॉग बुक्स होती है। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी भी प्रकार के रूप में, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री या निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकरण के द्वारा किसी भी कानून से प्राप्त की जा सकती है। तो ये सब चीज़ हमारी क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है। तो सूचना क्या है? किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो सकती है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्स, संविदा, प्रतिवेदन, कागजात, बानगी, नमूने, किसी भी रूप में रखी गई इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी सामग्री और निजी संकाय से संबंधित ऐसी सूचना जो क्या हमारे लोक प्राधिकरण के द्वारा किसी भी कानून से प्राप्त की जा सकती है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी सूचना की परिभाषा में आती है। तो सूचना का अधिकार दूसरी चीज़ आती है। सूचना का अधिकार का अर्थ है एक ऐसा अधिकार जिसके द्वारा हमारे नागरिक लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में रखी गई सूचना तक पहुंच बना सके। तो सूचना का अधिकार का मतलब क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि सूचना का अधिकार किसे कहते हैं, तो सूचना का अधिकार का अर्थ है कि एक ऐसा अधिकार जिसके द्वारा नागरिक क्या है, लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में रखी किसी सूचना तक पहुंच बना सकता है। अब बात करते हैं, इसके अंदर एक शब्द आता है लोक प्राधिकारी। तो लोक प्राधिकारी का क्या अर्थ है? तो लोक प्राधिकारी के अर्थ की बात करें, कोई ऐसा प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था, या कोई ऐसा प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था जो संविधान के अंतर्गत या संसद या राज्य विधानमंडल क्या जो ऐसा हमारे कोई निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था जो संविधान के अंतर्गत या फिर संसद या राज्य विधानमंडल की किसी विधि के द्वारा, किसी कानून के द्वारा समुचित जो हमारे केंद्रीय हो या राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई अधिसूचना के द्वारा स्थापित या गठित किया गया है, वह सब हमारे लोक प्राधिकारी की कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अंतर्गत ऐसे निकाय भी हैं जो समुचित सरकार के स्वामित्व अधीन, नियंत्रण अधीन हो या सरकार की निधियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित किए जाते हैं। तो वो सारे निकाय भी इसके अंदर ही शामिल किए जाएंगे जो समुचित सरकार की स्वामित्व के अधीन, नियंत्रण के अधीन या सरकार की निधियों के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित किए जाते हैं। आगे देखें हम ऐसे सरकारी संगठन, सरकारी नहीं गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है उनकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे गैर सरकारी संगठन या एनजीओ भी इसके अंतर्गत आते हैं जो समुचित सरकार की निधियों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो। क्या है? ऐसे गैर सरकारी संगठन या एनजीओ भी इसके अंतर्गत आएंगे जो कि हमारी समुचित सरकार की जो निधियाँ हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित हो। तो सूचना का अधिकार का अर्थ होता है कि पहुँच योग्य सूचना। सूचना का अधिकार का अर्थ है पहुँच योग्य सूचना जो किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा या कि उसके नियंत्रण अधीन धारित है उसको प्राप्त करना। वो सूचना जो पहुँच योग्य सूचना हो जो क्या है किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा या उसके नियंत्रण अधीन धारित है उसको प्राप्त करना ही हमारे सूचना का अधिकार कहलाता है। इस अधिकार में निम्नलिखित अधिकार शामिल होते हैं। तो कौन कौन से अधिकार है हमारे इस अधिकार के अंतर्गत?
पहला अधिकार आता है हमारे कृति, दस्तावेज और अभिलेखों का निरीक्षण। जो हमारे कृति, दस्तावेज और अभिलेख है उनका निरीक्षण करना। दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना। तीसरा आता है हमारे सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। चौथा आता है यदि सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है तो उसे डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट इनके रूप में या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से प्राप्त करना। तो सूचना के अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कृति, दस्तावेज या अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। यदि किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति से भंडारित की गई सूचना तो उसे डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, कैसेट इनके रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से प्राप्त करना ही हमारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। अब बात करें धारा 4 के अनुसार। धारा 4 के अनुसार परीक्षा में कई बार पूछा गया लोक प्राधिकारियों की क्या क्या बाध्यताएं। तो लोक प्राधिकारियों की बाध्यता की बात करें तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा। क्या प्रत्येक लोक अधिकारी क्या करेगा? अपने सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा ताकि इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार सुगम्य बन सके। क्या है? प्रत्येक लोक अधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा ताकि इस अधिनियम के अधीन सूचना का अधिकार सुगम्य बन सके। प्रत्येक लोक अधिकारी को प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रत्येक लोक अधिकारी को प्रयास करना चाहिए कि वह स्वयं प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर कि वो क्या करे, अपनी खुद ब खुद मतलब स्वयं प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर मतलब टाइम टू टाइम विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराए कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। तो क्या है? लोक प्राधिकारी की क्या बाध्यता है कि प्रत्येक लोक अधिकारी को प्रयास करना चाहिए कि वह स्वयं प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर जनता को नियमित अंतरालों पर विभिन्न साधनों के माध्यम से इतनी अधिक सूचनाएं उपलब्ध कराए कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। फिर धारा 5 क्या कहती है इसके बारे में देखिए। धारा 5 क्या कहती है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी सभी प्रशासनिक उपक्रमों या कार्यालयों में प्रत्येक लोक प्राधिकारी क्या करेगा? सभी प्रशासनिक उपक्रमों या कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। तो प्रत्येक लोक प्राधिकारी क्या करेगा? प्रत्येक प्रशासनिक उपक्रम या कार्यालयों में क्या करेगा? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में उतने अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा सूचनाएं आएगी उतनी ज़्यादा कर्मचारियों की और जितनी कम आएगी उतने कम कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन नियुक्ति करना अनिवार्य है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी करेगा। सेंटर के अंदर तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और स्टेट के अंदर राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करेगा। फिर आता हमारे धारा नंबर 6। तो अब देखें धारा नंबर 6 क्या कहती है। धारा नंबर 6 के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। तो हम किस प्रकार से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं धारा नंबर 6 के अनुसार? तो सूचना का आवेदन लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय या राज्य भाषा में निःशुल्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या? सूचना का आवेदन लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय या राज्य भाषा में शुल्क सहित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी के केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाना चाहिए। तो आवेदन किसको दिया जाना चाहिए? संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय मतलब सेंटर का तो केंद्रीय और राज्य का तो राज्य लोक सूचना अधिकारी को दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, आवेदन में वांछित सूचना का पूर्ण विवरण होना चाहिए कि आपको कौन सी सूचना चाहिए और किस प्रकार चाहिए, तो इसका पूर्ण विवरण होना चाहिए सूचना के बारे में। फिर आता आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत सूचना को देने की आवश्यकता नहीं है कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको संपर्क के लिए आवश्यक सूचना देनी होगी कि ये सूचना आपको किस पते पर देनी है, केवल इसके बारे में ही बताना, नहीं तो इसके अलावा आपको कोई भी सूचना जो लोक प्राधिकारी है उसको देने की आवश्यकता नहीं है। कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए, आप इस सूचना का क्या करेंगे, ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता
नहीं है। फिर आता गरीबी रेखा से नीचे के जो आवेदक होंगे, मतलब जिन्हें हम बीपीएल कहते हैं, उनकी बात करें, उनको निर्धारित शुल्क देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको तो निर्धारित शुल्क देने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आवेदक लिखित में नहीं किया गया, क्या यदि आवेदन क्या है लिखित में नहीं किया जा सकता, तो लोक सूचना अधिकारी युक्ति प्रबंध करेगा। ऐसा क्या कि जो हमारे सूचना अधिकारी युक्ति सहायता करेगा जिससे मौखिक आवेदन लेखबद्ध किया जा सके। मतलब जो मौखिक आवेदन किया जा रहा है, व्यक्ति बोल के आवेदन कर रहा है तो उसको लिखने की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो नागरिक को क्या है 10 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा सूचना प्राप्ति का, और बीपीएल को ये शुल्क नहीं देना। यदि किसी लोक प्राधिकारी को ऐसा आवेदन प्राप्त होता है जो उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, कि मतलब किसी भी अधिकारी से कोई सूचना मांगी गई है लेकिन वह सूचना उस अधिकारी से संबंधित ही नहीं है, तो वह उस आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेगा तथा आवेदक को इसकी सूचना देगा। तो वह प्राधिकारी क्या करेगा, जो आवेदन आया उसको उस अधिकारी को प्रेषित करेगा जिससे वह सूचना संबंधित है। साथ ही साथ जो आवेदक है उसको भी इस बात की सूचना देगा कि ये जो मांगी गई सूचना थी ये मुझसे संबंधित नहीं है, और जिससे संबंधित है ये हमने उसको भेज दिया। अब आती है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 की बात करें तो अनुरोध का निपटारा किस तरह किया जाएगा उसके बारे में देखें। तो देखिए, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर, क्या आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्रीय या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय हो चाहे राज्य लोक सूचना अधिकारी, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा, क्या या तो सूचना उपलब्ध कराएगा, या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारण है कि भैया आपने सूचना ऐसी मांगी है जो धारा 8 और धारा 9 से संबंधित है, तो ऐसे कारणों के बारे में बताएगा। में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है भैया, तो वो सूचना उपलब्ध कराएगा 30 दिन में, या फिर 8-9 से संबंधित है तो सूचना देने से मना भी कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध को, जो लोक सूचना अधिकारी है उसके अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण आवेदक को बताना होगा। यदि लोक सूचना अधिकारी आवेदक का आवेदन को अस्वीकार कर देता है तो उसको उसका कारण बताना पड़ेगा कि उसने उसका आवेदन क्यों अस्वीकार कर दिया, तथा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने की भी अवधि बताई जाएगी, कि उसमें बताएंगे कि यदि आपको हमारा जो आदेश है वो आपको स्वीकार नहीं है तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं, कितने दिन में अपील कर सकते हैं। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, क्या यदि कोई सूचना है और वो सूचना क्या है, व्यक्ति के जीवन या फिर उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह सूचना 48 घंटों में उपलब्ध कराई जाती है। क्या वह सूचना कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध कराई जाती है। बात करें सहायक लोक सूचना अधिकारी, 35 दिनों की समय अवधि उसको दी जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकारी को 35 दिनों की समय अवधि दी जाती है। अन्य विभागों को आवेदन स्थानांतरित करने पर 35 दिन की समय अवधि है। तृतीय पक्ष की हित सूचना में निहित है तो 40 दिन की समय अवधि है, धारा 11 के अंदर। अब इन 3 शब्दों का मतलब आपको ठीक से समझा देते हैं कि सहायक लोक सूचना अधिकारी की बात करें तो ये क्या है। जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे ये है क्या कि कोई हेडक्वार्टर है, ये वाला, क्या ये वाला हेडक्वार्टर है और आपने इससे कोई सूचना मांगी है, कोई सूचना मांगी है। अब यह है तो इसी विभाग से संबंधित, क्या इसी विभाग से संबंधित, लेकिन इस ऑफिस से संबंधित नहीं है। विभाग और ऑफिस तो समझते होंगे, एक विभाग में और भी ऑफिस हो सकते हैं, और ये सूचना क्या हमारी इस ऑफिस से संबंधित है, क्या इस ऑफिस से संबंधित है। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या यहाँ आवेदन दिया तो ये क्या करेंगे, अपनी इस सूचना को यहाँ भेजेंगे कि भैया आप हमसे ये सूचना मांगी गई थी और आप इसको भेजिए। तो यहाँ जो सूचना अधिकारी होगा, जो सूचना अधिकारी होगा वो कौन सा होगा, सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा। क्या होगा, सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा। और इसको कितना 35 दिन का समय मिलता है, कितना 35 दिन का समय मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ भेजने में भी 5 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है। क्या 5 दिन का समय एक्स्ट्रा लग जाता है, तो वो 35 दिन का समय मिलता है हमें सहायक लोक सूचना अधिकारी। या फिर उल्टा भी हो सकता है। कैसे, तो उल्टे का मतलब है कि आपने एप्लीकेशन दी है, यहाँ पे छोटे ऑफिस है, क्या आपने सूचना क्या मांगी है, क्या इससे मांगी है, लेकिन है किससे संबंधित, इससे संबंधित है।
तो ये इसको भेजेगा और फिर वापस इसके पास आएगी, फिर वापस देगा। तो इसमें 5 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो ये हमारे सहायक लोक सूचना अधिकारी है। और यही हमारे अन्य विभागों के लिए लागू होता है। क्या यही क्या हमारे अन्य विभागों पे लागू होता है कि अन्य विभाग से संबंधित कोई सूचना मांग ली है तो उसमें 35 दिन का समय लगता है, क्योंकि 5 दिन तो लेटर को इधर से उधर होने में भी लगता है। फिर आती है हमारी तृतीय पक्ष की का हित सूचना में निहित है, तो इसे 40 दिन का समय लगेगा। तो आप सोचेंगे ये क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कोई ऑफिस है और ऑफिस में आपने सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना मांगी, जैसे ये। अब सूचना क्या है, किसी कर्मचारी से संबंधित है, किसी कर्मचारी से संबंधित है। तो कर्मचारी की जो पर्सनल सूचनाएं हैं वो किसी को दी नहीं जा सकती, लेकिन ये सूचनाएं देने से पहले कर्मचारी से पूछा जाता है। क्या कर्मचारी से पूछा जाता है कि भैया आपके बारे में ये वाली सूचना फला फला व्यक्ति ने मांगी है। अब वो यदि आप चाहें तो हम ये सूचना दे दें, आप यदि ना चाहें तो हम इस सूचना को ना दें। तो कर्मचारी से, उस संबंधित कर्मचारी से, तृतीय पक्ष कोई भी हो सकता है, कर्मचारी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है बाहर का, तो उससे पत्राचार करने के लिए 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लिया जाता है। कितना? 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लिया जाता है। तो 30 दिन के बजाय कितना? 40 दिन का समय लगेगा उसमें, धारा 11 से। क्योंकि उससे पूछेंगे तो उसको पूछने में लेटर लिखेंगे, वो जवाब देगा 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो 10 दिन एक्स्ट्रा मान के चलते हैं उसमें। तो तृतीय पक्ष के मामले में भी कितना? 10 दिन एक्स्ट्रा मान के चलते हैं। और किसी के जीवन का या फिर स्वतंत्रता का मामला तो 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना देनी होगी। फिर आता धारा 8। धारा 8 का मतलब है सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। तो छूट के बारे में बात करें कि सूचना, किसी भी व्यक्ति ने ऐसी सूचना मांग ली है। क्या व्यक्ति कोई भी सूचना मांग सकता है? तो व्यक्ति ने ऐसी सूचना मांग ली है जिसका प्रकटन करने पे, जिसको यदि सूचना का अधिकार के तहत वो सूचना दे दी जाए, तो इससे भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और विदेश से संबंध है, जो विदेशी देश हमारे, उनके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अथवा भारत के रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित बाधित होते हैं, तो ऐसी सूचना देने से मना किया जा सकता है। क्या ऐसी सूचना देने से मना किया जा सकता है? जो सूचना प्रकट करने से क्या होता है? भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और विदेश से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा भारत के रणनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक हित बाधित होते हैं। सूचना की बात करें, सूचना जिसका प्रकाशन करने से, क्या जिसका प्रकाशन या प्रकटीकरण करने से न्यायालय या ट्रिब्यूनल के द्वारा निषेध हो, मतलब जिसका प्रकाशन करना हमारे किसने मना कर रखा है? न्यायालय ने, या कोई ट्रिब्यूनल है उसने निषेध कर रखा, मना कर रखा है कि इन चीज़ों का प्रकाशन नहीं करना है, इसका क्या है, प्रकटीकरण नहीं करना है, या जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना करता है। मतलब इन चीज़ों को प्रकटीकरण करने से क्या होता है? ऐसा सिद्ध होता है कि न्यायालय की अवमानना हो रही है, तो आप उनका प्रकटीकरण नहीं करेंगे। वह सूचना जिसके प्रकटीकरण के द्वारा संसद या विधानसभा के विशेषाधिकारों का हनन होता है, तो आप उनका भी प्रकटीकरण नहीं करेंगे। वह सूचना जो वाणिज्यिक विश्वास, व्यापारिक गोपनीयता और बौद्धिक संपदा से संबंधित हो, मतलब ट्रेडमार्क से संबंधित हो, ट्रेड सीक्रेट से संबंधित हो, जो हमारे IPR के जो हमारे कानून हैं तो उसके अंदर जिन जिन चीज़ों को शामिल किया गया है वो उनसे संबंधित हो, और जिसका प्रकटीकरण क्या है? तृतीय पक्ष की जो प्रतिस्पर्धा स्थिति है उसको हानि पहुंचाता है। और जिसका प्रकट करना क्या करता है? तृतीय पक्ष की जो प्रतिस्पर्धा है उसकी स्थिति को हानि पहुंचाता, तो आप उनका प्रकटीकरण नहीं करेंगे। फिर विदेश सरकार से विश्वास से प्राप्त कोई सूचना है, कोई दूसरा देश है, आपका मित्र राष्ट्र है, उनसे आपको कोई सूचना प्राप्त होती है, ठीक है, और वो विश्वास में लेकर आपको वो सूचना दी है, तो आप उस सूचना को प्रकट नहीं करेंगे। सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डाला जा सके, मतलब ऐसी सूचना जिसका प्रकट होने से किसी भी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो आप ऐसी सूचना का प्रकटीकरण नहीं करेंगे। सूचना जो अन्वेषण अभियोजन प्रक्रिया में बाधा डाले, ऐसी सूचना जो अन्वेषण अभियोजन प्रक्रिया में बाधा डालती है, तो ऐसी सूचना भी आप प्रकट नहीं करेंगे। मंत्रिमंडलीय कागजात जो मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के मध्य हुए जो विचार विमर्श है उससे संबंधित हो, तो भी आप उन सूचनाओं को प्रकट नहीं करेंगे। जो हमारे मंत्रिमंडलीय कागजात जो हमारे मंत्री और अन्य अधिकारियों के बीच में विचार विमर्श होता है, तो उसको भी आप प्रकट नहीं करेंगे। फिर आता हमारा व्यक्तिगत सूचना जिसके प्रकटीकरण से कोई भी लोक क्रिया या हित संबंधित नहीं है। ऐसी कोई व्यक्तिगत सूचना, जैसे मान लीजिए किसी के कोई बीमारी है
और कोई पूछ लिया जाए कि बताइए आपके फला फला व्यक्ति के कोई बीमारी है या नहीं है, तो वही बात आती है कि व्यक्तिगत सूचना होती है। किसी की बीमारी क्या है, किसी की बीमारी के बारे में पता करना, ये क्या है, एक तरह की व्यक्तिगत सूचना है जिसके प्रकटीकरण से कोई भी लोकक्रिया या हित का संबंध नहीं है। भाई इससे तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा भाई किसी की बीमारी के बारे में किसी को पता चले, तो ऐसी सूचनाएं भी आपको नहीं देनी है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत किसी सूचना के प्रकटन में छूट को रद्द किया जा सकता है। जो पहले से दी जा रही थी कि ये सूचनाएं दी जा सकती है, लेकिन अचानक उस चीज़ को देना बंद भी किया जा सकता है। किसके तहत, हमारे शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत। यदि सूचना प्रकटन से लोकहित संरक्षित हितों को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी चीज़ों को रोका भी जा सकता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अब आते हैं हमारे धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 क्या कहती है उसके बारे में देखिए। धारा नंबर 9 क्या कहती है कि सूचना के अनुरोध को अस्वीकार भी किया जा सकता है। क्या है, सूचना का अनुरोध है उसको अस्वीकार भी किया जा सकता है यदि इस सूचना को प्रकट करने से, यदि क्या है, इस सूचना को प्रकट करने से किसी व्यक्ति के अस्तित्व युक्त जो प्रतिलिप्त्याधिकार है उसका उल्लंघन होता है। भाई ऐसे कोई अनुरोध है उसको अस्वीकार किया जा सकता है यदि वह क्या करता है, वह कोई व्यक्ति है उसका जो प्रतिलिप्त्याधिकार का मतलब होता है कॉपीराइट है, या फिर जो हमारे जो IPR कानून होते हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे अनुरोध को अस्वीकार भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं धारा नंबर 19। धारा नंबर 19 क्या कहती है, मतलब अपील के बारे में बताती है। धारा नंबर 19, लोक सूचना अधिकारी से सूचना नहीं मिलने पर, क्या, लोक सूचना अधिकारी से सूचना नहीं मिलने पर या आवेदन अस्वीकार किए जाने पर 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। क्या, अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी अपील का निस्तारण अधिकतम 45 दिनों में कर सकता है। क्या, अपील अधिकारी क्या है, अपील का निस्तारण अधिकतम 45 दिनों में कर सकता है। द्वितीय अपील क्या है, सूचना आयोग को 90 दिनों के भीतर की जा सकती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या सिस्टम है। कि जैसे ये एक ऑफिस है, ये हमारे सेंटर का ऑफिस है, किसका, सेंटर का, और ये हमारे दूसरा ऑफिस है, ये हमारे किसका, स्टेट का ऑफिस है। यदि आपको सेंटर से संबंधित कोई समस्या है, क्या, सेंटर से संबंधित कोई समस्या है, और तो यहाँ पे क्या, प्रत्येक विभाग में PIO मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट में भी PIO मतलब जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, लोक सूचना अधिकारी, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो दोनों आप समझ गए होंगे, सेंटर के ऑफिस में भी और स्टेट के ऑफिस में भी क्या है, PIO की नियुक्ति की जाती है। अब सबसे पहले आप एप्लीकेशन सेंटर से संबंधित हो तो इसको देंगे, स्टेट से संबंधित होंगे तो इसको देंगे। आपने इस सूचना मांगी लेकिन आपको ये सूचना नहीं मिलती है, समय पर नहीं मिलती है, या तोड़ी मरोड़ी हुई मिलती है, या जिस तरह से आपने सूचना मांगी थी उस तरह से नहीं मिलती है, या फिर जो सूचना आपको मिलती है आप उससे असंतुष्ट हैं, तो आप इसी विभाग के अंदर क्या, इसी विभाग के अंदर क्या है, 30 दिनों के भीतर जब आपको सूचना मिलती है तो आप इसी विभाग के अंदर 30 दिनों के भीतर जो इनका जो हेड होता है, जो क्या होता है, हेड होता है, सुप्रीम हेड होता है इसी विभाग का, उसको अपील कर सकते हो। कितने दिन के अंदर, 45 और 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हो। कितने दिनों में, 30 दिनों में अपील कर सकते हो। अब ये अधिकारी है ऊपर वाला, टॉप हेड वाला, इसके पास कितने दिन का समय मिलता है, 45 दिन का समय होता है। कितना, 45 दिन का समय होता है कि वह इन जो एप्लीकेशंस आई है, आवेदन आए, इनको निस्तारित करे कि भैया सूचना चाहिए तो दें, और नहीं दी है तो इसके कारण बताएं। अब इन्होंने 45 दिन के अंदर आपको सूचना दे दी है, लेकिन आप उससे भी संतुष्ट नहीं है। क्या, जो हमारे सुप्रीम अधिकारी है उन विभागों के, मतलब टॉप हेड, तो उनके द्वारा दी गई सूचना से भी आप खुश नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सेंटर में तो हमारे केंद्रीय सूचना अधिकारी CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो हमारे राज्यों के अंदर SIC मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर दूसरी अपील कर सकते हो, और वो करोगे आप 90 दिन के भीतर। क्या, 90 दिन के भीतर जो हमारे जो सुप्रीम अधिकारी थे उस विभाग के, उन्होंने 45 दिन में आपको सूचना उपलब्ध कराई,
तो उसके आप 90 दिन के भीतर भीतर CIC सेंटर के अंदर और SIC स्टेट के अंदर आप क्या आवेदन या अपील कर सकते हो। इसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते हो। क्या बस यही एक टॉप तरीका था जिसमें आप कहीं जा सकते थे, लेकिन इसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। आप इसे याद रखें। फिर आता हमारे धारा नंबर 20 कि धारा नंबर 20 क्या कहती है उसके बारे में देखें। धारा नंबर 20 कहती है शास्तियाँ, मतलब पेनल्टीज़ के बारे में बताती है कि शिकायत या अपील निर्णय करते समय शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग को यह लगता है कि लोक सूचना अधिकारी के युक्ति कारण के बिना, मतलब कोई ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से बिना आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया गया है। क्या आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया गया, कोई सही वैलिड रीज़न नहीं है कि सामने वाले ने क्या किया, लोक सूचना अधिकारी ने सूचना देना तो दूर की बात है, आवेदन ही नहीं लिया, क्या आवेदन लेने से मना कर दिया। यह सूचना विनिर्दिष्ट समय, मतलब 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन जो भी समय सीमा दी गई थी उस समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी, या फिर जानबूझ के गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है। गलती से चली जाए अलग बात है, लेकिन जानबूझकर दी है ऐसी सूचना, या फिर सूचना को पहले से नष्ट कर दिया और फिर बाद में किया सूचना तो खत्म हो गई। जैसे सूचना मांगी गई और लोक प्राधिकारी ने क्या किया, गलत सूचना देने की बजाय रिकॉर्ड पे आग लगा दी और कह दी कि सूचनाएं तो आग में जलकर नष्ट हो गई। तो सूचना को नष्ट कर दिया। ये सूचना उपलब्ध कराते समय लोक सूचना अधिकारी पर बस, या तो लोक सूचना उपलब्ध कराने तक उस लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जा सकती है कि जब तक वो सूचना उपलब्ध नहीं करा देता जो उससे मांगी गई है, तब तक के जितने भी दिन बनेंगे उसमें क्या रोजाना के 250 रुपये की शास्ति या पेनल्टी लगेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये की होगी। तो यहाँ तक की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, 250 रुपये रोजाना की, और अधिकतम 25,000 रुपये तक की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को लोक सुनवाई का अधिकार भी देगा कि भैया एक बार तुम भी तुम्हारी जो बात है वो कह सकते हो, तो उसका अधिकार भी उसको है। अब बात करते हैं सूचना का अधिकार के उद्देश्य क्या है। कि सूचना का अधिकार तो आ गया, लेकिन इसकी क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में देखें। पहला उद्देश्य आता है नागरिकों का सशक्तिकरण। इससे क्या होता है, नागरिकों का सशक्तिकरण होता है। दूसरा, पारदर्शिता स्थापित होती है। तीसरा, सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। चौथा, भ्रष्टाचार कम होता है इससे। और वर्ष 2006 से सर्वजीत राय वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसी कंपनियां जो सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है, वे ऐसी कंपनियां जो क्या कर रही है, सार्वजनिक सर्विसेज या जो पब्लिक सर्विसेज दे रही है, वे भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनियां इसके अंतर्गत नहीं आएगी, प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंतर्गत आएगी जो सार्वजनिक सेवाएं दे रही है। ये कौन सा वाद था, 2006 का सर्वजीत वाद था। सूचना के अधिकार से संबंधित कौन कौन सी संस्थाओं को बाहर रखा गया है वो देखें। तो भारत का खुफिया तंत्र, केंद्रीय आसूचना एजेंसियां, जो इन्फॉर्मेशन एजेंसी है, खुफिया तंत्र है, सीक्रेट सर्विसेज जैसे हमारा IB है, रॉ है, इनको इसके अंदर से बाहर रखा गया। फिर राजस्व आसूचन का निदेशालय, राजस्व आसूचन का निदेशालय को बाहर रखा गया। सभी केंद्रीय सैन्य संगठन जैसे हमारे BSF, CRPF, ITBP, इस तरह के जो संगठन है उनको भी इस सूचना के अधिकार के से बाहर रखा गया। अब हम बात करेंगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों के बारे में। वैसे तो हमने ये पॉलिटी के अंदर पढ़ लिया है। तो पहले हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे हमारे वजाहत हबीबुल्ला पहले हमारे मुख्य सूचना आयुक्त थे। फिर AN तिवारी, सत्यानंद मिश्रा, श्रीमती दीपक संधू, श्रीमती सुषमा सिंह, राजीव माथुर, विजय शर्मा, राधाकृष्णन माथुर, सुधीर भार्गव, विमल जुल्का और यशवंत कुमार सिन्हा, हीरालाल सामरिया, जो वर्तमान में भी हमारे हीरालाल सामरिया ही मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान में इस अधिनियम को प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 1996 को जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम को पारित करने के लिए यह अधिकार प्राप्त करने के लिए 6 अप्रैल 1996 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता थी हमारे अरुणा राय। नाम याद रखेंगे आप, अरुणा राय। तो ये हमारी किसकी प्रणेता थी, मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता थी अरुणा राय। इनके द्वारा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन की शुरुआत
चांग गेट ब्यावर से की गई थी। जब हमारे अजमेर के पास ब्यावर है तो उस ब्यावर से हमारे चांग गेट नाम की जगह, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राजस्थान में प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, क्या राजस्थान में प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सबसे पहले 30 दिसंबर 1996 को पंचायती राज में सूचना का अधिकार कानून शुरू कर दिया गया था। तो आप ये नहीं माने कि 2005 के अंदर ही हमारे सूचना का अधिकार आया था। हमारे राजस्थान सरकार ने 30 दिसंबर 1996 को ही पंचायती राज में तो सूचना का अधिकार लागू कर दिया था, सूचना का अधिकार कानून। उसके पश्चात 26 जनवरी 2000 को पहली बार सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 2000 को पहली बार सूचना का अधिकार कानून लागू कर दिया था। केंद्रीय कानून के अनुसार जब 2005 के अंदर 12 अक्टूबर 2005 को हमारे केंद्रीय सूचना अधिनियम आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके अंतर्गत 13 अप्रैल 2006 से राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के प्रमुख मुख्य सूचना अधिकार आयुक्त कौन कौन है? MD कोरानी, T श्रीनिवासन और हमारे सुरेश कुमार चौधरी लगातार आज भी बने हुए। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के सूचना का अधिकार की लोगो। राजस्थान के ओवरऑल लोगो क्या है? हमारे सूचना का अधिकार विकास का आधार। सूचना का अधिकार का लोगो क्या है? सूचना का अधिकार विकास का आधार। जनता में जागरूकता का अभाव है। भाई कमियां देख रहे हैं कि सूचना के अधिकार के बारे में कि सूचना का अधिकार इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए सूचना का अधिकार इतना प्रभावी क्यों नहीं हुआ है, तो आपको क्या क्या बताना है? तो आपको ये बताना है जनता में जागरूकता का अभाव है, मुख्य रूप से महिलाओं में, पिछड़े वर्ग में, ग्रामीण जनता में तो इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं। दूसरी बात, आवेदन करने में बाधाएं आती है, जैसे आवेदन पत्र और फीस भुगतान की प्रक्रिया जटिल है। 10 रुपये तो दे सकता कोई, लेकिन 10 रुपये की दिए किस प्रकार जाने चाहिए, ये सारी बातें समझना आसान नहीं है। फिर उपलब्ध करवाई गई सूचना की गुणवत्ता कमज़ोर होती है। मतलब जो आपसे सूचना मांगी जाती है लोक प्राधिकारी से, वह वो सूचना देने नहीं देता अमूमन, मतलब 70 से 80% वो सूचना प्राप्त नहीं होती है जो मांगी जाती है। एक सर्वे में पाया गया है कि 75% आवेदक उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि या तो सूचना अधूरी होती है, या अपर्याप्त होती है, या फिर किसी काम की या अनुपयोगी होती है, किसी काम की नहीं होती। लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों में सूचना उपलब्ध नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि उनके अभिलेख सुव्यवस्थित ढंग से रखे ही नहीं जाते। जो उनके अभिलेख है वो सुव्यवस्थित ढंग से रखे ही नहीं जाते। इस वजह से वह 30 दिनों में सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते, जो सूचना को उपलब्ध कराने में विलम्ब का सबसे बड़ा कारण है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हर विभाग के अंदर हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति हो ही नहीं रखी। फिर आता बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हमारी जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत क्या जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो उनका अभाव है। PIO को सूचना न देने पर दंड का प्रावधान है, परंतु कोई अच्छा कार्य करे तो उसको कोई भी इनाम नहीं मिलता। भाई नहीं करेगा तो दंड मिलता है, करेगा तो उसको कोई इनाम नहीं मिलता है। फिर निगरानी और समीक्षा तंत्र का भी अभाव है। क्या है? निगरानी और समीक्षा तंत्र का भी अभाव है, जिस वजह से यह नहीं पता लगाया जा रहा कि RTI अधिनियम किस हद तक लागू हुआ है। मतलब इसका एक समीक्षा तंत्र होना चाहिए जिससे पता लगे कि कानून तो आ गया, लेकिन कानून किस हद तक प्रभावी हुआ है इसके बारे में भी पता चल सके। अब हम देखेंगे जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। धारा 4 के अंतर्गत अधिक से अधिक सूचना जनता को पहले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वो कहते हैं लोक प्राधिकारी की बाध्यता। तो लोक प्राधिकारी की बाध्यता के तहत उसे अपने स्व विवेक से, मतलब अपने आप ही क्या है, इतनी अधिक से अधिक जो सूचनाएं जनता को उपलब्ध कराई जाए कि उसे सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करने की आवश्यकता ही ना पड़े। धारा 26 के अंतर्गत सरकार को जनता में इस अधिनियम के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि जनता को पता चले। फिर अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। क्या? अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, बल्कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ई शासन को बढ़ावा देकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे पता चल सके कि सूचना क्या दी गई है, कैसे दी गई है, कितने दिन में दी गई है, आवेदन कब प्राप्त हुआ, इन सब के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। फिर जो विशल ब्लोवर्स अधिनियम है उसको सशक्त रूप से क्रियान्वित करके विशल ब्लोवर्स को सूचना क्या सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
जो विसल ब्लोवर्स है उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। फिर एक सवाल आता, सबके मन में आता होगा कि क्या राजनीतिक दल है जो हमारे बीजेपी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, तो इस तरह के जितने भी हमारे राजनीतिक दल है उनको सूचना का अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत लाने का प्रयास करते हुए एक आदेश जारी किया, लेकिन राजनीतिक दलों ने उस आदेश को नज़रअंदाज कर दिया। कि आदेश तो मिला था लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। और उन्होंने क्या कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और मांग की कि राजनीतिक दल अपने सभी आय व्यय का ब्यौरा आरटीआई के अंतर्गत दे, जिससे राजनीतिक दलों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। तो इस याचिका को ध्यान में रखते सर्वोच्च न्यायालय ने 6 राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए, उसके कारण बताएं। तो राजनीतिक दलों ने कहा कि भैया हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, इसके क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमें आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। पहली चीज़, जो सूचना दी जाएगी विरोधी दल उस सूचना का दुरुपयोग कर सकते हैं। जो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं दी जाएगी उसका उपयोग क्या है, विरोधी दल कर सकते हैं। फिर अधिनियम बनाए जाते समय राजनीतिक दलों को धारा 2 के अंतर्गत सम्मिलित पहले ही नहीं किया गया था। यदि इतना ज़रूरी होता तो राजनीतिक दलों को शामिल कर लिया गया होता। फिर पहले ही राजनीतिक दल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और आयकर अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों में पारदर्शिता पहले से ही सुनिश्चित कर रहे हैं। जो राजनीतिक दल है वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और आयकर अधिनियम के अंतर्गत गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं, अतः किसी अन्य अधिनियम की ज़रूरत नहीं है और नए नए अधिनियम लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे राजनीतिक दल है वो पहले से ही जो कानून है, जैसे हमारे आयकर अधिनियम है, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इनके नियमों का पालन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की सभी सूचना निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। जो राजनीतिक दल है इनकी सभी सूचनाएं क्या है, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है, अतः सूचना मांगे जाने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, मतलब कोई औचित्य ही नहीं। अब बात करते हैं राजनीतिक दलों को भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है। सत्ता में आने के बाद जनता के पैसों पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है। क्या? सत्ता में आने के बाद जनता के पैसों पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण होता है, अतः उनकी कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए और जनता को इसकी समीक्षा करने का भी अधिकार होना चाहिए कि जनता के पास क्या है, इनकी समीक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। राजनीतिक दल क्या है, लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, अतः वह जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। राजनीतिक दलों के आरटीआई के अंतर्गत आने से भ्रष्टाचार कम होगा और काले धन का राजनीतिक में प्रभाव कम होगा। क्या होगा? राजनीतिक दलों के आरटीआई के अंतर्गत आने से भ्रष्टाचार कम होगा और काले धन का जो राजनीतिक में प्रभाव होता है वो कम होगा। राजनीतिक दलों पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल है उनको सबको जनता क्या भ्रष्ट मानती है, क्या मानती है, भ्रष्ट मानती है। इसी वजह से उन पर जनता का विश्वास उठता जा रहा है और यदि उन्हें आरटीआई के अंतर्गत लाया गया तो ये विश्वास वापस से बन सकता है। अतः राजनीतिक दलों को आरटीआई में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इसीलिए क्या है, जो हमारा राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दलों को आरटीआई में सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। फिर आता है हमारे एक नियम काम करता है। नियम क्या है, एक स्लोगन है। स्लोगन क्या कहते हैं, सूचित नागरिक सशक्त नागरिक। तो इसको भी यदि प्रभावी करना है तो राजनीतिक दलों को हमारे सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए। इस संविधान की धारा 19(1) के तहत हर नागरिक को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और यह एक तरह का मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार का तभी प्रयोग किया जा सकता है जब नागरिक को मामले की पूर्ण जानकारी हो। अतः सूचना का अधिकार नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। फिर एक सवाल आता है, हमारे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत किन सूचनाओं को प्रकट करने से छूट दी गई है। तो धारा 8 क्या सूचना के प्रकट करने के लिए छूट दी गई है धारा 8 में। तो भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो कि किसी अपराध का करने का उद्दीपन प्राप्त होता है कि इसकी वजह से कोई अपराध हो सकता है, तो उन पर छूट दी गई है।
न्यायालय या फिर अधिकरण के द्वारा निषिद्ध किया गया न्यायालय का अवमान है, जिसकी वजह से न्यायालय का अपमान हो सकता है, उन पर छूट दी गई है। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिनके प्रकटन से क्या हो, किसी भी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, तो उनका प्रकटन से छूट दी गई है। वैश्वासिक जो नातेदारी उसमें उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है, तब तक वो हमारे सूचना नहीं दी जानी चाहिए। विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा में डाल दे, ऐसी सूचना जो विधि प्रवर्तन या सूचना प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा, तो ही वो सूचना नहीं देनी है। इससे क्या है, कई बार हमारे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने, अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़े, वो सूचना नहीं देनी है। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिनमें मंत्रिपरिषद, सचिव और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्शों से संबंधित अभिलेखों को सूचनाएं नहीं देनी है। जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होता है, वो सूचनाएं नहीं देनी है। तो हमने वो इस तरह सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी पक्षों को देखा, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, उन चीज़ों को देखा, कानून के अंतर्गत क्या प्रक्रिया है उसके बारे में देखा, तो सभी पहलुओं को देखा हमने इस बार। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।